अब आज की कहानी के ऊपर आते हैं। कई आप में से फरमाइश की थी टाइगर मेमन की कहानी सुनने की। टाइगर मेमन की कहानी सुनाऊं उससे पहले मुझे अचानक याद आता, जब भी टाइगर मेमन की बात होती है, एक मेरा दोस्त है, पुरानी दिल्ली में रहा करता था वो। उसके बाद उसकी शादी हो गई पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान चला गया और फिर लौट कर आया था बीच में। तो बहुत पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तब उसने बताया था कि एक बार वो कराची में एक रेस्तरां के पास कहीं बैठा हुआ था। अचानक कई ऐसे वो आए बॉडीगार्ड टाइप, और एक शख्स उनके बीच में था, तो उसे लगा कि पता नहीं ये कौन है। फिर उसने उसको ध्यान से देखा तो वो पहचान नहीं पाया, उसको क्राइम और ये सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है नहीं। तो थोड़ी देर के बाद उसके एक साथी ने वहाँ बताया उसको कि ये जिसको सब घेर के बैठे हुए हैं, ये पता है कौन है। तो उसने पूछा कौन है, तब उसने कहा कि इसका नाम टाइगर मेमन है। तब फिर उसके बाद उसे थोड़ा सा याद आया 93 ब्लास्ट और उसमें नाम, तो उसने बड़ा ध्यान से देखा। खैर फिर उन लोगों को पीछे भी हटा दिया गया, वो चला गया। बाद में वो जब आया, एक बार आया और मेरी मुलाकात हुई, तब उसने ये बड़ी एक्साइटमेंट में मुझे बताया था कि यार मैं कराची में मैंने टाइगर मेमन को देखा था। उसके बाद फिर खबरें आनी शुरू हो गई कि टाइगर मेमन कराची में ही है, और ये पुख्ते तौर पर है कि टाइगर मेमन कराची में है। तो ये किस्सा था उससे जुड़ा हुआ, लेकिन अब टाइगर मेमन की पूरी कहानी, असलियत क्या है, कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़्ज़ाक नदीम, इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़्ज़ाक नदीम। कायदे से देखें तो इनमें 1 2 3 4 5 और फिर छठा सरनेम मेमन। इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़्ज़ाक नदीम मेमन। ये 5-6 अलग अलग लोगों का नाम नहीं है, ये एक ही शख्स का नाम है, और इसी का नाम है जो आगे चलकर जिसका नाम पड़ा टाइगर मेमन। तो बचपन में इसका असली जो नाम था वो इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़्ज़ाक नदीम मेमन था। घर वाले नदीम कहकर बुलाते थे। मुंबई में पैदा हुआ और मुंबई में ही पला बढ़ा। मुंबई में शुरू में पढ़ाई लिखाई की। अल हुसैनी एक बिल्डिंग है जो माहिम इलाका में है, वहाँ पे इसका परिवार, तब एक रूम एक कमरे के उसमें पूरा परिवार रहता था, जिसमें 6 भाई थे, माँ बाप थे। इसके जो पिता, जो फादर, जो अब्बू इसके, उनका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक। अब्दुल रज़्ज़ाक वेल्डिंग का काम किया करते, लेकिन क्रिकेट के शौकीन, और क्रिकेट तब ऊंचे स्तर पे खेला, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे है उसमें खेला। उस वक्त बम्बई लीग हुआ करता था, और बम्बई लीग में नदीम मेमन यानी टाइगर मेमन के जो फादर थे अब्दुल रज़्ज़ाक, वो बम्बई लीग में क्रिकेट खेला करते थे क्लब की तरफ से। और इत्तेफाक से कई बार उनका जो मैच हुआ वो उसमें सामने में बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी भी खेलते थे। तो एक मैच में मंसूर अली खां पटौदी भी खेल रहे थे, तो उनके साथ मैच था। फिर कई मैच हुए, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेटर। तो मंसूर अली खां पटौदी का जो नाम था टाइगर पटौदी, तो उससे बड़ा प्रभावित होकर अब्दुल रज़्ज़ाक चाहते थे कि कोई उन्हें भी टाइगर कहे। तो धीरे धीरे घर में अब्दुल रज़्ज़ाक को लोग टाइगर कहने लगे थे। धीरे धीरे वक्त बीता। अब्दुल रज़्ज़ाक चाहते थे कि उनके सारे बच्चे जो हैं वो भी क्रिकेटर बने। नदीम मेमन भी क्रिकेट खेलता था, उसका जो एक और भाई है सुलेमान, वो भी क्रिकेट खेलता था। इन सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा सुलेमान बेहतर क्रिकेट खेलता था। इसके अलावा याकूब मेमन भी क्रिकेट खेला करता था। बट धीरे धीरे फिर आर्थिक तंगी और पैसे इतने थे नहीं, तो नदीम मेमन को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और वो वहीं पे एक मेमन बैंक है उसमें प्यून के तौर पे उसकी नौकरी लगी। तो वो बतौर प्यून वहाँ पे काम करता था। लेकिन एक दिन उस बैंक के मैनेजर ने नदीम मेमन से जो एक चाय लाने के लिए कहा, और वो चाय जिस अंदाज में मंगाया, नदीम मेमन को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तेरा नौकर नहीं। और गुस्से वाला वो बचपन से था, और उसने उस मैनेजर की बुरी तरह पिटाई कर दी। इतनी पिटाई कि लोगों को बीच में आना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा। इस पिटाई के बाद बैंक से उसकी नौकरी खत्म। इसके बाद रखेगा भी कौन। और अब उस नौकरी के ख़त्म होने के बाद वो बेरोज़गार हो गया। लेकिन गुस्से वाला शुरू से था, बड़ा आदमी बनना था, चाहता था कि कुछ करें। नौकरी छोड़ने के बाद अचानक उसकी मुलाकात कुछ गलत लोगों से हुई, गलत सोहबत में पड़ा। उसे तेज़ी से पैसे कमाने थे। उस वक्त एक अंडरवर्ल्ड डॉन था, और
दाऊद के लिए भी कुछ काम करता था, स्मगलिंग भी करता था वो, और उसका नाम था मोहम्मद दौसा। मोहम्मद दौसा से जान पहचान हुई नदीम मेमन की। मोहम्मद दौसा ने उसको अपने यहाँ ड्राइवर के तौर पर रख लिया, चूँकि वो स्मगलिंग का काम करता था, उसको इधर उधर आना जाना होता था, तो अपना ड्राइवर रख लिया। और उसके दौसा के ज़रिए उसे पहली बार पता चला कि मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो कार चलाता तो था एक ड्राइवर की हैसियत से, लेकिन सारे उस कार के अंदर जो कारोबार होता था वो 2 नंबर का होता था। इसी दौसा की वजह से बाद में वो एक मुश्ताक शख्स के नाम के शख्स से मिला, वो उसको दुबई ले गया, और दुबई में वहाँ पे एक और स्मगलर है याकूब भट्टी, जो गोल्ड का स्मगलिंग सिर्फ किया करता था। तो याकूब भट्टी के ज़रिए उसकी जान पहचान हुई, याकूब भट्टी से मिला, फिर उसने उसको कहा कि तुम मुंबई में हमारे गोल्ड के स्मगलिंग का काम करो, वहाँ से सामान उठाओ, ड्राइवरी अच्छे कर ही लेते हो। तो दुबई वहाँ पे सोना वोना स्मगलिंग करने का काम शुरू किया, और देखते ही देखते ये अब ड्राइवर से एक तरह का स्मगलर बन गया, और कुछ ही दिन में इसका नाम जो है अंडरवर्ल्ड में एक तरह से होने लगा। उधर दाऊद अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, पठान गैंग ख़त्म हो चुका था, हाजी मस्तान किनारे हो चुके थे राजनीति में, करीम लाला ने अपना वो कर लिया था, और अब दाऊद इब्राहिम एक छत्र राज कर रहा था। दाऊद इब्राहिम का अपना धंधा था, टाइगर मेमन अपना गोल्ड की स्मगलिंग के काम में लगा हुआ था। इसी दौरान में उसको एक और पाकिस्तानी स्मगलर जो दुबई में था, तौफीक जलियावाला, ये बड़ा नाम है कि स्मगलिंग की दुनिया में, उससे भी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद नदीम मेमन की फिर ज़िंदगी बदली, उसे बड़ा काम मिलने लगा, फिर वो मुंबई आया और मुंबई में स्मगलिंग का काम करने लगा। कहते हैं कि एक बार मुंबई के डॉकयार्ड से सोना निकाल कर इसको अपनी गाड़ी में नदीम मेमन को कहीं पहुंचाना था, लेकिन ये सोना जब आया तो इसकी मुखबरी हो गई, किसी राइवल गैंग ने मुखबरी कर दी। पुलिस को पता चला, पुलिस पहुंच गई, लेकिन पुलिस इससे पहले कि नदीम मेमन को पकड़ पाती, इसको भनक लग गई और उसने वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। बहुत तेज़ी से गाड़ी को भगाया। मुंबई पुलिस को उस वक्त ये लगा हंसी की ट्रैफिक है, ये है वो, कहाँ ये भागेगा दूर तक। तो उन्होंने इधर उधर मैसेज भी किया और उसके बाद उस गाड़ी का पीछा शुरू किया। नदीम मेमन ने उस दिन, जो कि एक तो वो ड्राइवर का काम कर रहा था, ड्राइवरी अच्छी आती थी, उस दिन करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार में उसने मुंबई की तमाम सड़कों पे वो अपनी गाड़ी दौड़ा दी। पीछे पुलिस की सरकारी गाड़ी, वो उस स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाई। वो चाहे फुटपाथ हो, तंग गलियाँ हों, वन वे हो, हर जगह उसने अपनी गाड़ी दौड़ाई पुलिस से बचने के लिए, और पुलिस को चकमा देकर जहाँ सही जगह पे उसको पहुँचना था उस सही जगह पे पहुँचा, और उस गोल्ड की जो है उसने डिलीवरी कर दी। ये बात जब अंडरवर्ल्ड के सर्किल में पता चली कि मुंबई पुलिस एक ऐसे स्मगलर का पीछा कर रही थी फिल्मी स्टाइल में, और वो गाड़ी भगा रहा था, वो भी 100 की स्पीड में, और पुलिस वाले को चकमा दे गया, पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई। तो इस एक चीज़ ने अचानक नदीम मेमन को उसी दिन रातों रात उसका नाम बदल दिया, और अंडरवर्ल्ड में अब उसका नाम आ गया टाइगर मेमन। टाइगर मेमन उसका नाम इसी एक 100 की स्पीड से गाड़ी चलाकर पुलिस को चकमा देने की वजह से पड़ा। और इन चीज़ों ने दाऊद को भी बड़ा प्रभावित किया, और तब दाऊद को भी पता चला कि एक टाइगर मेमन है जो इस तरीके से पुलिस को चकमा देता है, भागता है। उस वक्त दाऊद अपने तमाम तरह के धंधे कर रहा था, कभी टाइगर मेमन से क्लैश हुआ नहीं। इधर टाइगर मेमन के, अब इस टाइगर मेमन नाम पढ़ने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ उठना बैठना हुआ, पैसे आने लगे, स्मगलिंग की दुनिया में उसका एक नाम हुआ। अब उसने अपने घर वालों को बहुत प्यार करता था, तो जिस माहिम की अल हुसैनी बिल्डिंग में वो एक कमरे में पूरा परिवार रहता था, अब उसने उसी बिल्डिंग के 2 फ्लोर खरीद लिए, और वहाँ उसके माँ बाप, भाई भाभी, बहनें, ये सब रहने लगे। फिर उसने अपने ही पढ़ाई से 2 साल अपने छोटे भाई याकूब मेमन की पढ़ाई कराई और उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया। पूरे मेमन फैमिली में जो सबसे पढ़ा लिखा शख्स था वो याकूब मेमन था। उसने MA इंग्लिश में किया, उसके बाद CA किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। उसने उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक दुकान खोल कर दी, और इसने भी अपना एक धंधा अलग से शुरू किया, टूर एंड ट्रैवल का, टाइगर मेमन ने, और उसका नाम रखा था तिजारत इंटरनेशनल। तो तिजारत इंटरनेशनल के नाम से इसने अपनी एक ऑफिस खोला
लेकिन इसका असली धंधा था हवाला, स्मगलिंग, यही सारी चीज़ें। तो टाइगर की कहानी यहाँ से शुरू होती है। 100 की स्पीड ने उसे नदीम मेमन से, बल्कि ये कहें कि जो 6 नाम थे उसके, उससे पलटकर अब 2 नाम में तब्दील कर दिया और नदीम मेमन अब जो है टाइगर मेमन बन चुका था। धंधा पानी सब सही चल रहा था, स्मगलिंग की दुनिया में सब कुछ चल रहा था। उसके बारे में ये भी था कि उसने दाऊद से काफ़ी कुछ सीखा और पुलिस से, मुंबई पुलिस के साथ सेटिंग भी अच्छी थी, तो इसलिए कभी वो गिरफ्तारी और ऐसी चीज़ नौबत नहीं आई, जबकि सबको मालूम था कि ये स्मगलर है। लेकिन अभी तक वो टेररिज्म और खून खराबा इन चीज़ों से दूर था, गैंग रेवलरी, मारपीट, इन सब से दूर था। हालांकि था बहुत गुस्सैल। तो उसका अपना धंधा था, अपना धंधा चल रहा था। याकूब मेमन अपना एक ट्रैवल एजेंट का काम कर रहा था और एयरफेयर, प्लेन के टिकट्स और ये वो सारी बुकिंग, तो वो सारी चीज़ें देखा करता था याकूब मेमन। धीरे धीरे भाइयों की शादी भी हुई। टाइगर मेमन अपने फैमिली में सबसे बड़ा था। अचानक जब 92 में इस पूरे मेमन फैमिली का एक तरह से की तकदीर बदल जाती है। होता यह है कि 92 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, उस वक्त जो विवाद था उसको लेके बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। ये खबर देश भर में फैलती है जंगल की आग की तरह। अलग अलग हिस्सों में दंगे होते हैं। मुंबई में भी दंगा होता है और मुंबई में बहुत सारे लोग इस दंगे में अपनी जान जो है वो खो बैठते हैं। इसी दंगा के दौरान जो इसका इंटरनेशनल तिजारत इंटरनेशनल ऑफिस था टाइगर मेमन का, दंगाई उस इलाके में, माहिम इलाके में भटक घूम रहे थे और आसपास में जिधर जिसको मौका मिलता वही तबाही मचाता, आग लगा देता, लोगों को मारता। तो एक दंगाइयों की भीड़ टाइगर मेमन के इस तिजारत इंटरनेशनल दफ्तर में घुस गई और घुसने के बाद उसने उस दफ्तर में आग लगा दी। याकूब मेमन का एक और दफ्तर था जहाँ पे वो टूर एंड ट्रैवल का काम करता था, लेकिन याकूब मेमन के दफ्तर में दंगाइयों ने आग नहीं लगाई, न तोड़फोड़ की। टाइगर मेमन के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की और आग भी लगा दी। अब इसको लेके बहुत सारी बातें हुई। बाद में पता चला और मुंबई पुलिस के कई सीनियर अफसरों ने कहा कि याकूब मेमन और टाइगर मेमन में एक फ़र्क था। टाइगर मेमन बहुत गुस्सैल था, टाइगर मेमन थोड़ा कट्टर था और वो धर्म वर्म को लेके बड़ा ज़िद्दी था। याकूब मेमन के हर धर्म के लोगों से दोस्ती थी, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन था। तो जब ये उसका बिल्डिंग में, उसके दफ्तर में आग लगाई, तोड़फोड़ किया, तो कई दिन तक तो टाइगर मेमन अपने दफ्तर में गया नहीं कि पता नहीं कितना नुकसान हुआ, क्या अंदाज़ा हुआ। उसके बाद जब वो गया वहाँ पे, तो कहते हैं कि बहुत गुस्से में था और उस अपने दफ्तर को जब उसने देखा जिस हालत में, फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं इसका बदला लूँगा। अब यहाँ 2 चीज़ें आती हैं, हर जगह कई किताबें भी लिखी गई बाकी, कि क्या टाइगर मेमन ने बाबरी मस्जिद को गिराने का या मुंबई में जो दंगे हुए उसमें जो मुसलमान मारे गए उसका बदला लेने के लिए मुंबई में 93 ब्लास्ट प्लान किया। दूसरा एक वो है जो कहता है कि उसको कोई भी देश के मुसलमानों से मतलब नहीं था, ना उसको बाबरी मस्जिद से मतलब नहीं था, न मेमन परिवार कभी बाबरी मस्जिद या अयोध्या गया था। बाकी उसके फैमिली में तो खैर कोई रिएक्शन भी नहीं था। उसको सिर्फ और सिर्फ ये था, गुस्सैल बहुत था कि मेरे दफ्तर में कोई कैसे आग लगा सकता है, और इसी एक गुस्से को उसने कहा कि मैं बदला लूँगा। दाऊद इब्राहिम तब तक चूँकि उसकी बहुत सारे हुनर से वाकिफ़ था, दाऊद इब्राहिम के साथ उसकी दोस्ती थी, दोनों राइवल भी नहीं थे। दाऊद इब्राहिम को इस गुस्से के बारे में पता था और इस दंगे के दौरान में दाऊद और टाइगर में कई बार बातचीत भी हुई थी। इस दौरान इन लोगों का दुबई भी आना जाना अक्सर लगा रहता था। तो टाइगर मेमन ने दाऊद से जिक्र किया कि मैं इसका बदला लूँगा। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक ये कहता है कि मुंबई 93 ब्लास्ट पूरी तरीके से टाइगर मेमन के दिमाग की उपज है। दूसरा ये कहता है कि दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन के गुस्से का इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया। दुबई गोल्ड और इस जो स्मगलर था पाकिस्तानी, इन सब की वजह से टाइगर मेमन के आईएसआई में भी अच्छे संपर्क थे। इसके बाद दुबई में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में कहते हैं कि ये तय होता है कि इसका बदला लेंगे। तो पहले सिर्फ मुंबई नहीं था, बल्कि इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता, 6-7 और शहर थे जहाँ सीरियल धमाके करने थे। लेकिन कुछ टेक्निकल या कुछ मैन पावर और बाकी चीज़ों की कमी आई, तो फिर ये हुआ कि ओके, मुंबई को टारगेट करते हैं। लेकिन शुरुआत जो बनी 93 की साजिश की वो ये थी कि मुंबई में जगह जगह धमाके नहीं होने हैं,
पहले ये हुआ कि जो इनके बड़े नेता हैं जैसे शिवसेना, बाला साहब ठाकरे, इन सबको निशाना बनाया जाएगा, इनके दफ्तरों को निशाना बनाया जाएगा। फिर एक दूसरी प्लानिंग हुई कि मुंबई शहर एयरपोर्ट पे धमाका करेंगे, प्लेन को उड़ा देंगे, हैंड ग्रेनेड मारकर, और ये सारी चीज़ें। बट ये सारी चीज़ें चलती रही, फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ। आखिर में फिर ये होता है कि नहीं, मुंबई में अलग अलग जगहों पे जो मेन बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे धमाका करेंगे, जिसमें एक शिवसेना हेडक्वार्टर भी था, लेकिन वहाँ पे बम फटा नहीं था। तो उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज से लेके बाकी सारी चीज़ें चुनी गई। अल हुसैनी बिल्डिंग जो टाइगर मेमन का जहाँ फैमिली रहता था 6 और 7 फ्लोर पे, उस बिल्डिंग में पूरी मीटिंग हुई। उस बिल्डिंग के नीचे ही जो अलग अलग सारे धमाके होने थे 12-13, वो तमाम गाड़ियाँ खरीदी गईं और उन गाड़ियों में RDX जो भरा गया उसी बिल्डिंग के नीचे गैराज था, उसमें भरा गया। और उसके बाद उन सभी गाड़ियों को ले जाके अलग अलग जगह प्लान किया गया जहाँ पे ये धमाके होने थे। 93 में अलग अलग धमाके होते हैं, करीब 270 लोग मारे जाते हैं। पुलिस जब जांच करती है तो एक जगह एक स्कूटर मिलता है जिसमें ब्लास्ट नहीं हुआ था, तो पुलिस उसको डिफ्यूज़ कर देती है। फिर स्कूटर के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चलता है पहली बार कि ये स्कूटर जो है ये मेमन परिवार का है। और इसका पता जो है, जब वो रजिस्ट्रेशन के ज़रिए पता किया गया तो पता चला कि ये उसी माहिम की उस बिल्डिंग का है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो इसके तहत पहली बार अल हुसैनी बिल्डिंग का पता मिला। अल हुसैनी बिल्डिंग पुलिस पहुँचती है, वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि टाइगर मेमन का पूरा परिवार एक दिन पहले ही यहाँ से दुबई निकल गया। अब एक तरफ धमाका, स्कूटर का मिलना और उनका एक दिन पहले दुबई चले जाना, वो भी पूरे परिवार का इकट्ठा, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि इसके पीछे किसका हाथ है। फिर एक कार मिलती है, उस कार में भी धमाका नहीं हुआ था, उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो टाइगर मेमन की भाभी के नाम पे था। अब ये सारी चीज़ें मिलने के बाद धीरे धीरे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और आप सबको पता ही है कि उसके बाद क्या होता है, एक एक चीज़ करके सामने आती जाती है। इधर इस हमले के बाद टाइगर मेमन दुबई से अपने पूरे फैमिली को कराची शिफ्ट कर देता है। इसमें याकूब मेमन भी था, जो उसके फादर अब्दुल रज़ाक भी। एक रिपोर्ट है जिसमें कहते हैं कि जब कराची में पहली बार मुंबई में धमाके की खबर आई तो अब्दुल रज़ाक और उसके सारे फैमिली ने सुना। अब्दुल रज़ाक यानी टाइगर मेमन के बाप को पता नहीं था कि इतना बड़ा धमाका जो हुआ ये असल में उनके घर के अपने लड़के ने किया है। लेकिन जब वो वहाँ पे कराची में पता चला ISI और उसके ज़रिए, तो कहते हैं कि उन लोगों के सामने अब्दुल रज़ाक ने टाइगर मेमन को डंडे से पिटाई की थी कि तूने ऐसा कैसे किया, क्योंकि अब्दुल रज़ाक को उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा इस तरह से इस रास्ते पे चल सकता है और एक छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा वो बदला ऐसे ले सकता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सारे लोग एक एक करके गिरफ्तार होते गए। फिर इसमें मास्टरमाइंड के तौर पे आया नाम टाइगर मेमन का, मदद की दाऊद इब्राहिम ने, ISI ने इसके लिए फंडिंग और बाकी चीज़ें की, हथियार पहुंचाने का काम और RDX पहुंचाने का काम दाऊद के लोगों ने किया। तो कुल मिला के इन सब का था। लेकिन असली कहते हैं कि इस मुंबई के जो 13 टारगेट चुने गए थे, 12 जहाँ पे धमाका होना था, वो सब टाइगर मेमन ने ही चुना था। आज भी वो इस केस में मेन मोस्ट वांटेड है दाऊद के साथ, लेकिन वो कराची में है। कराची में रहने के दौरान बाद में फिर धीरे धीरे याकूब मेमन को एक बार ये लगा कि शायद, चूँकि याकूब मेमन का ये मानना था कि वो इस पूरे साजिश में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो भारत जाएगा और अपने आप को और अपनी फैमिली को क्लियर करेगा, जैसे अपने बाप को, माँ को, इन लोगों को। कहते हैं टाइगर मेमन इसलिए तैयार नहीं था, लेकिन टाइगर मेमन को झूठ बोलकर याकूब मेमन पाकिस्तान से निकलता है और काठमांडू के रास्ते वो इंडिया आ रहा था अपने सारे सबूत लेकर, जिसमें उसको दिखाना था कि वो और उसकी फैमिली नहीं, टाइगर मेमन इन्वॉल्व है। लेकिन काठमांडू में याकूब मेमन पकड़ा जाता है। उसके बाद उसे इंडिया लाया था। याकूब मेमन की आपकी कहानी सुनाई मैंने। पहले ये था कि वो सरकारी गवाह बन जाएगा, सारी चीज़ें बताएगा, लेकिन शिवसेना नाराज़ हो गई कि क्योंकि मुंबई में सब कुछ हुआ था और उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने कहा कि जो हमले में शामिल है, जो पूरा परिवार शामिल है, वो उसको आप कैसे माफ़ी दे सकते हैं। सरकार दबाव में आ गई। उसके बाद फिर वो करार ख़त्म हुआ और एक जो आम मुकदमा चलना था वो याकूब मेमन पर मुकदमा चला। 2015 में नागपुर सेंट्रल जेल में, ये भी कहानी आपको सुनाई है कि याकूब मेमन को फांसी दे दी गई।
हालांकि कहते हैं कि याकूब मेमन ना तो किसी इसमें टेररिज्म की कार्रवाई में उस वक्त शामिल था, ना उसने कोई ट्रेनिंग ली, ना किसी को ट्रेनिंग देने ले गया, लेकिन यह है कि उसे एक ऐसा वक्त आया था जब साजिश के बारे में पता था, और यही चीज़ कोर्ट में आधार बना गुनहगार ठहराने के लिए और फांसी की सज़ा के लिए। तो 1993 ब्लास्ट में जो इकलौती फांसी हुई है, अभी तक और किसी को फांसी नहीं हुई, वो सिर्फ याकूब मेमन है। बाकी इसमें अबू सलेम समेत बाकी जो लोग हैं उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। अबू सलेम को वैसी फांसी नहीं हो सकती क्योंकि पुर्तगाल के साथ हमारी ट्रीटी है कि हम उसे फांसी नहीं देंगे। लेकिन इस पूरे 93 ब्लास्ट के जो असली गुनहगार हैं, टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, वो आज भी पाकिस्तान में है। तो जब याकूब मेमन यहाँ आ गया तो कहते हैं कि टाइगर मेमन को पता नहीं था, और टाइगर मेमन ने शुरू में जब अंदाज़ा लगा था तो समझाया और मना किया था कि मत जाओ, तुम मारे जाओगे। लेकिन याकूब मेमन टाइगर मेमन से थोड़ा डिफरेंट था। उसने कहा नहीं, मैं जाके अपने आप को पाक साफ करूँगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और उसके आने के बाद अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि टाइगर मेमन और आईएसआई के जो रिश्ते थे वो थोड़े से ख़राब हो गए, क्योंकि याकूब मेमन का आना आईएसआई के भी पोल खोलना था। आईएसआई को ये भी लगा कि कहीं टाइगर मेमन भी इसमें शामिल तो नहीं है, उसको भेजने में इंडिया। तो धीरे धीरे फिर टाइगर मेमन की तरफ से आईएसआई ने अपने हाथ खींचने शुरू किए। कराची में एक बार हमला भी हुआ टाइगर मेमन पर, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद दाऊद की वजह से थोड़ी उसकी जान बची। और रियल इस्टेट, मीट का एक्सपोर्ट, इस वक्त उसका ये बिज़नेस है। कराची में उसका आशियाना है, कराची में ही रह रहा है, और अभी करीब उसकी उम्र जो है वो 60 साल के करीब होगी, क्योंकि 1960 में वो पैदा हुआ था। तो पूरी फैमिली जो है उसकी अभी वहीं पे है। अच्छा खासा बिजनेस है, बीच बीच में वो सऊदी अरब भी जाता है, कई बार रिपोर्ट आई कि वो दुबई भी जाता है। जब 2015 में याकूब मेमन को फांसी हुई थी तब मुंबई में पूरा याकूब मेमन की जो माँ और बाकी लोग माँ थे वहाँ थे, और उसी घर में एक फ़ोन भी आया था। और वो कहते हैं, हालांकि मुंबई पुलिस ने इनकार किया था, लेकिन ये था कि वो फ़ोन आया था, और वो फ़ोन टाइगर मेमन का था। उस रात आपको याद होगा जब फांसी दी जानी थी सुबह, तो रात भर अदालत चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। और जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत देर रात ये हो गया कि नहीं फांसी होगी, तब उस फांसी से 1-2 घंटा पहले जब ये क्लियर हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खींच लिया है और अब फांसी सुबह ही सुबह होगी, और मैं उस वक्त वहीं था नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर, तो करीब फांसी देने से 2 घंटे पहले टाइगर मेमन ने अपनी माँ को फ़ोन किया था मुंबई में। जो उस बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट उस वक्त पकड़ी गई थी वो ये थी कि टाइगर ने कहा था कि जुल्म की इंतहा हो गई, ज़ाया नहीं जाएगा, ज़ाया मतलब बेकार नहीं जाएगा, सबके आंसू ज़ाया नहीं जाएंगे, मैं उनको चुकाऊंगा। ये टाइगर मेमन ने अपनी माँ से कहा था, जिस पर उसकी माँ ने जवाब दिया था कि अब बस हो गया, पहले की वजह से मेरा याकूब गया, अब पहले की वजह से मेरा याकूब गया। इस लाइन को अगर आप समझें तो ये कि 93 जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, अब और मैं नहीं देख सकती। तब टाइगर फिर बोलता है फ़ोन पे कि तुम रो मत अम्मी, इनको इजाफा देना होगा, मतलब इनको और ज़्यादा इससे देना होगा। तो ये उसने एक तरह से धमकी दी थी उस वक्त कि ज़ाया नहीं जाएगा और याकूब मेमन की मौत का बदला लेंगे। 2015 की बात है, अभी 2020 है। मुंबई पुलिस और ये सारे लोग एक्टिव थी, लेकिन उसके बाद से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट सच्चाई ये है कि याकूब मेमन अभी भी पाकिस्तान में है, कराची में है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, रियल इस्टेट के धंधे में है, मीट के धंधे में है, और दाऊद के साथ भी उसके पहले जैसे अब कहते हैं कि रिश्ते नहीं हैं, लेकिन ठीक ठाक हैं। एक और सच ये भी है कि शायद अब वो आईएसआई के पूरी तरह से दबाव में है, और आईएसआई ने एक तरह से उसको अपना गुलाम बना रखा है, ख़ासतौर पे याकूब मेमन के इंसिडेंट के बारे में। लेकिन बाद में कुछ और लोग बीच में पड़े और सुना कि आईएसआई के साथ भी उसके कुछ सुलह सफाई कराने की कोशिश की गई। तो ये पूरी टाइगर मेमन की कहानी थी। लेकिन आज भी इंतज़ार है हिंदुस्तान के कानून को, मुंबई 93 के सीने पे जो ज़ख्म दिया था उसने, उसका हिसाब किताब करने के लिए। लेकिन न टाइगर आज तक हाथ आया है, न दाऊद इब्राहिम आज तक हाथ आया। बट उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता किसी दिन टाइगर मेमन और दाऊद दोनों हिंदुस्तानी कानून के शिकंजे में हो और फिर उनका हिसाब किताब हो। तो ये थी पूरी कहानी। अब कल आपसे मुलाकात होगी। आज कुछ बहुत सारे काम थे ज़रूरी, इसलिए कहानी रिकॉर्डेड है, तो कोई सवाल जवाब नहीं हो पाएगा। पहले तो ये था कि कहानी आज छोड़ दूँ, फिर लगा कि नहीं, बहुत सारे आप लोग नाराज़ भी होंगे, गुस्सा भी होंगे हक से, तो उससे अच्छा कि रिकॉर्ड ही कर लें। कई आप ही लोगों में से कई के सुझाव होते, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आज की कहानी रिकॉर्डेड थी, कल लाइव होगी पक्का।
तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच।